हेलो दोस्तों, आज मेरा नाम है शिखर अवस्थी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने हैं वाले हैं भारत की विदेश नीति के बारे में, दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ, वो भी किस हर सेक्टर में नहीं, पर्टिकुलरली सिर्फ डिफेंस सेक्टर में। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें ज़रूरत क्या है दूसरों पर डिपेंडेंट होने की। क्या ज़रूरत है हमें दूसरे देशों से अच्छे रिलेशंस बनाने की। तो उसका एक बहुत बड़ा जो एक रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यह है वर्ल्ड मैप में देखा इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। मान लीजिए अगर इंडिया को ऑयल की ज़रूरत है, तो इंडिया को ऑयल कौन दे सकता है? या तो ओपेक कंट्री दे सकती है, या तो रशिया या कनाडा, माफ़ कीजिएगा यूएसए। ये जो तीन है ओपेक कंट्रीज़ के साथ साथ रशिया और यूएसए, दे आर द मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। ओपेक ऐसे एक्चुअली एक अलायंस है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो रिश्ता है वो ओपेक के साथ ख़राब हो जाता है, तो हम हमारा जो तेल का इंपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम रशिया और यूएस में भी तो तेल है, हम वहाँ से क्यों नहीं मंगा सकते? तो आप देख रहे होंगे रशिया, तो पहले एक रीज़न है कि जो ऑयल ट्रेड है वो मोस्टली थ्रू वाटर होता है। और आप देख रहे हैं रशिया और इंडिया यूएसए का जो वाटर क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर रशिया को मान लीजिए इंडिया में ऑयल इंपोर्ट करना है, तो उसे यहाँ से आते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा। और यूएसए के लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा, उसे तो पूरा का पूरा इंडियन ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन पार करते आना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए हमारे लिए। और लेकिन डिफेंस सेक्टर की हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर पे जंप करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में जैसे हमें कोई नया हथियार बनाना है, कोई नया फाइटर जेट बनाना है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हमें F-35 जैसे एक हथियार बनाना है, फाइटर जेट बनाना है, तो अब हमें उसके लिए क्या देना पड़ेगा? उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। उसके लिए हमें R&D देना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टैक्स उसके ऊपर और भरना पड़ेगा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे बनाने के लिए, और ये भी नहीं पता कि R&D के बाद वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। तो इससे बढ़िया हम जो मेजर जो वर्ल्ड की डिफेंस सेक्टर वाली देश है, जैसे कि रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, और इसराइल भी एक बहुत ही एडवांस देश है जहाँ का डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस है, वहाँ से मंगा लेंगे। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे हमारा R&D और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगा, और इससे ओवरऑल हमारा डेफिसिट होगा वो कम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया और अमेरिका की। पहले इसका जरा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान फेवरिंग था। उसने 71 वॉर में, 98 पोखरण टेस्ट में पाकिस्तान को फेवर किया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब उसामा बिन लादेन डिफेंस कॉलोनी में पाकिस्तान की एबटाबाद में पकड़ा गया था, मारा गया था अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा, तब से पाकिस्तान और अमेरिका में डिस्टेंसिंग शुरू हो गई। डिस्टेंस बना लिया अमेरिका ने पाकिस्तान से एक, और अमेरिका ने फिर इंडिया के साथ थोड़ा उनका क्लोज आने शुरू हो गया। तो एक और रीज़न इसका ये भी मान सकते हो आप कि एशिया में चाइना के बाद अगर कोई ऐसी कंट्री है जो सुपर पावर कहलाने के हकदार है, तो वो इंडिया है। और अमेरिका और चाइना की दुश्मनी से तो कौन वाकिफ़ नहीं है। तो अगर और इसलिए वर्ल्ड आजकल इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूँ तो इंडिया ने कई सारे डिफेंस इंपोर्ट करे हैं, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका से, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर, या फिर और भी कई सारे अब्राहम टैंक्स, बहुत सारे और भी कई डिफेंस मैकेनिज्म सपोर्ट करे हैं। लेकिन उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी हमने डील साइन करी हैं। जैसे हमने 3 मेजर डील साइन की, जैसे ही कोमकासा का मतलब है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है ए, और एक और पर्सन जिसका नाम है बी। तो हम दोनों को बात करनी है, तो हम लोग फ़ोन लाइन से बात करेंगे। और हम जब बात करेंगे तो कोई भी हमारी जो बात है वो सुन सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसने जो फ़ोन लाइंस हैं, जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उन्हें हैक कर लिया, तो वो हमारी बातें आराम से सुन सकता है। अब हम बात करें, हम क्या बात करेंगे? हम कोई ज़्यादा बड़ी बात तो करेंगे नहीं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते, थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम्पल, जैसे अपाची हेलीकॉप्टर को बात करनी है तेजस से। अपाची को कोई इन्फॉर्मेशन मिली मे बी अबाउट पाकिस्तान, उसने तेजस को ट्रांसफ़र करनी है। तो मान लीजिए उसने ट्रांसफ़र करी, बोला, और अगर कम्युनिकेशन लाइंस को
ठीक कम्युनिकेशन लाइन्स पकड़ ली पाकिस्तान की आईबी ने, इंटेलिजेंस ने, तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इससे तो अब इस जो कॉमकासा है, इस डील से हमें एक डिवाइस मिलेगा। उस डिवाइस में क्या होगा, मान लीजिए मुझे बोलना है कि आप किसी भी जगह पे अटैक कर दीजिए, अपाचे को तेजस से बोलना है अटैक कर दीजिए। तो अब अपाचे ने तेजस को बोल दिया कि अटैक करना है, लेकिन अब जब वो कोड जाएगा तो वो कोड हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए SBCDGHOP, ये हो गया कोड। अब इस कोड को वापस से ट्रांसलेट करने का जो पावर होगा वो सिर्फ उसकी जो जॉइंट में दूसरा जो मशीन होगा, ये हमेशा एक ट्विन में बनते हैं, एक होगा जो एक तरफ से मैसेज पहुंचाएगा और दूसरा दूसरे से ट्रांसलेट करेगा। उसने कोड किया, उसने ट्रांसलेट किया, उसने तेजस को दिखा दिया, तो हमें ये मशीन मिल जाएगी। तो इससे जो हमारा जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो और अच्छी हो जाएगी। अब दूसरी डील की बात करते हैं, होती है BECA। मैं आपको बताना भूल गया कब साइन हुई थी, ये 2018 में साइन हुई थी। अब बात करते हैं BECA, बेसिक एक्सचेंज इन कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन। यह भी हाल ही में 2020 में साइन हुई, अक्टूबर में, जब 2+2 डायलॉग हुआ था। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास एक सिस्टम है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी सैटेलाइट कब कहाँ है अमेरिका। हाँ, और हमें इससे पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी सैटेलाइट कब कहाँ है और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए चाइना में कहाँ बॉर्डर पे, जैसे गलवान में हाल ही में क्लैश हुआ था, तो चाइना ने वहाँ पे 1 लाख सैनिक घुसा दिए, अमेरिका को वो पता लग गया, तो अमेरिका ने डील साइन कर लिया। अब अमेरिका को हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे 1 लाख सैनिक घुस गए, आप करो। मतलब इससे हमारी जो भी जियो स्पेशियल कॉपरेशन, जैसे कि जो भी हमें सैटेलाइट से वो मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक दूसरे के बारे में, हम वो बता सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तब इससे पूछें कि इससे इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तो वो हो जाएगा। देखिए इंडिया की 3 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं और अमेरिका की 150, तो अब कितनी इन्फॉर्मेशन हम लीक कर देंगे अमेरिका को, जो अमेरिका के इतने काम आ जाएगी। तो इससे ओवरऑल हमारा फ़ायदा ही है। अब आगे आ जाते हैं लेमुआ साइन हुआ था 2016 में। इसका मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन बेस है, अमेरिका, जैसे आप जानते हैं अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में ढकेल दिए हैं ताकि वो साउथ चाइना सी में चाइना का थोड़ा दबदबा कम कर सकें। तो मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है वो इंडिया के ऊपर उड़ रहा है, तो इंडियन एयर स्पेस में है, मान लीजिए उसे रिफ्यूलिंग करनी है, तो वो अपने जो हेडक्वार्टर्स होगा वहाँ फ़ोन लगाएगा। हेडक्वार्टर्स वाले जैसे हमारे जो CDS होंगे, मान लीजिए एग्जांपल के रूप पे सिर्फ श्री बिपिन रावत जो हमारे CDS हैं, इन्हें फ़ोन लगाएंगे कि हमें आपका ये फलाना आपका ये बेस यूज़ करना है, एयरबेस, हमें रिफ्यूलिंग करनी, हथियार बनने हैं। तो हम बाध्य हैं इस डील के, लेमुआ डील के चलते कि हमें उन्हें यूज़ करने देना होगा, हम उन्हें रोक नहीं सकते। मतलब हम दोनों एक दूसरे का बेस यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका और इंडिया के जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे का बेस यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका का प्लेन इंडियन बेस पे आ सकता है, इंडिया का प्लेन अमेरिकन बेसिस पे जा सकता है। तब इसमें एक और मज़े की बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कश्मीर का मैप क्यों है, तो आप देख रहे होंगे जो ग्रीन एरिया वो कश्मीर का एरिया है, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जो ऑरेंज एरिया है जम्मू कश्मीर का वो इंडियन है, वो जो हमारे साथ है, और अक्साई चीन वो एक चाइना का है। तो इसमें कोई वो बड़ी बात है नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है फ़िलहाल, हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे काम का नहीं है। तो POK जो ग्रीन पार्ट है, पाकिस्तान ने इस पर इलीगली कब्ज़ा कर रखा है। तो पाकिस्तान का यहाँ पे एक एयरबेस है, अमेरिकन एयरबेस है POK में। आप समझ रहे मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इंडिया का जो एयरप्लेन है, इंडिया का फाइटर जेट अमेरिका के एयरबेस में उतर सकता है जो पाकिस्तान में है, POK में, और इसी POK से CPEC निकलती है। तो आप सोचिए इससे हमें कितना बड़ा एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं, जो कि उसने इलीगली कब्ज़ा कर रखा है कश्मीर पे। हम पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं और वहाँ के एयर बेस पे हमारे प्लेन्स रह सकते हैं। तो इससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा हमें। अब हम बात करेंगे इंडिया और रशिया की। इंडिया रशिया हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं इंडिया और रशिया के। रशिया ने हमेशा से इंडिया के साथ दिया। इससे आप एक बात समझ सकते हैं, एक्चुअली USSR से मैं बात करना चाहिए, हिस्टोरिकल USSR
और रशिया भी, उन्होंने हमारा साथ दिया। यूएसएसआर 1991 में टूट गया था, जिसके बाद 15 देश बने थे। रशिया उन देशों में सबसे बड़ा देश था। रशिया तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन थे वो तो इसी कारण अच्छे भी थे। रशिया में देखिए, एक और रीज़न उसका ये हो सकता है, मैं इसे रीज़न तो कहीं दिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका का जो रिलेशन था वो पाकिस्तान से अच्छा था, और तभी यूएसएसआर स्लैश रशिया ने सोचा कि हम इंडिया से रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की कभी अच्छी बनी ही नहीं। अब वैसे तो रशिया और इंडिया में कई डील्स हुई हैं, लेकिन कोई इतनी मेजर डील मुझे याद नहीं आई, इसलिए मैंने इसके बारे में भी मेंशन नहीं किया है। अगर आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रशिया वैसे इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर है। सबसे ज़्यादा जो डिफेंस है, डिफेंस का जो सिस्टम्स है वो इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है। ये देख लीजिए S-400, सुखोई Su-30, MiG-29, ये सब जो हैं ये सारे रशियन मेड हैं, और ये सब इंडिया की जो इंडिया की आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार हैं। अब कई लोगों का कहना था कि जब से इंडिया और यूएसए का जो रिश्ता है वो सुधरा है, तब से इंडिया और रशिया का जो रिश्ता है वो ख़राब होते जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। कि आपने देखा होगा जैसे इंडिया चाइना का जब स्टैंड ऑफ था, इंडिया चाइना जब गलवान घाटी में लड़ रहे थे, इंडिया चाइना की फोर्सेस, माफ़ कीजिएगा, तो रशिया ने जो हमने रशिया से 33 MiG-29 और सुखोई Su-30, 12 सुखोई Su-30 का ऑर्डर दिया था, जो कि रशिया ने बोला हम उसे जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे। और उसी के साथ जो S-400 है, S-400 हमें रशिया ने बोला कि हम जल्द से जल्द आपका वो S-400 मई तक दिलवा देंगे, आपको दे देंगे। तो इंडिया और अमेरिका के पास आने से, क्लोज आने से, इसका मतलब ये नहीं कि रशिया हमसे दूर गया है। अमेरिका से मैं मानता हूँ कि हमारा एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप है, लेकिन रशिया से हमारा एक फुल फ्लेज्ड फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है, जो कि बहुत पुरानी है और वो हमेशा रहेगी। जितने भी लोग आपको कहते हैं कि रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, तो उन्हें से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया और रशिया का रिलेशन जैसे पहला था वैसा ही है। इसका एक और एग्जांपल है कि इंडिया और रशिया ने ब्रह्मोस नामक एक मिसाइल डेवलप की है, जिसे वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस मिसाइल भी कंसिडर किया जाता है। ये मिसाइल वर्टिकली लॉन्च हो सकती है, और ये अपना जो पाथ है वो 80 डिग्री तक चेंज कर सकती है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि गलवान वैली में क्लैश हुआ। गलवान वैली में जो पहाड़ हैं वो बहुत काफ़ी ऊंचे हैं, और पहाड़ के दूसरी साइड चाइनीज़ आर्मी अपना कैंप लगा लेती है। तो अब कोई भी जैसे मिसाइल होगी, वो एक बार वर्टिकल लॉन्च करके दोबारा अपना एंगल चेंज करके दोबारा नीचे नहीं जा सकती। लेकिन ब्रह्मोस में एक वो है कि 80 डिग्री तक अपना एंगल चेंज कर सकता है वर्टिकली जाने के बाद भी। ये आप ये समझ लीजिए कि आप इस मिसाइल से किसी भी पहाड़ पे खड़े हो जाएं, कहीं भी हों, आप नहीं बच सकते। ब्रह्मोस मौत का दूसरा नाम आप कह सकते हैं इसे एक तरीके से। अब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। तो यह बात तो आप जानते हैं, गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। और मैं तो चाइना को माफ़ कीजिएगा, इंडिया का बिगेस्ट एनिमी मानता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान को तो कोई थ्रेट कंसिडर भी नहीं करता। वो बेचारा अपने में ही, उनका बलूचिस्तान आज़ादी मांग रहा है, सिंध आज़ादी मांग रहा है, तो मैं पाकिस्तान को कोई ख़तरा कंसिडर नहीं करता हूँ। तो स्टैंड ऑफ जब हुआ था, मैंने इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप था वो और भी ज़्यादा खट्टा हो गया था जब से डोकलाम, गलवान वैली क्लैश, इन सब के बाद, और जो कोशिशें थी चाइना की अरुणाचल प्रदेश को अपना घोषित करने की, उसके बाद तो मैं मानता हूँ कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गए हैं। और हम बहुत जल्दी ये देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है काफ़ी जल्दी बंद भी हो सकता है। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ऐप्स को ही बैन किया गया था मोदी जी के द्वारा। 59 पहले करी गई थी जिसमें टिकटॉक थी, और बाद में PUBG को भी बैन कर दिया गया था 114 अदर ऐप्स के साथ। मुझे सेकंड टाइम का एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर अराउंड इतनी ही थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऐसी कोई मेजर डील हुई नहीं है, तो हम इसमें सीधा सा डिफेंस कंपैरिजन ही कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के, तो इंडिया का रैंक 4 आता है और चाइना का रैंक 3 आता है। यानी आप इसमें ज़्यादा देख सकते हैं डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आते हैं बजट पे, तो आप देखेंगे कि इंडिया का बजट $61 बिलियन है और चाइना का बजट हमसे 4 गुना ज़्यादा है।
सीधा सीधा $239 बिलियन की। एक वजह ये भी है कि उनकी इकॉनमी सेकंड नंबर की हाईएस्ट इकॉनमी है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने डिफेंस पर और काफ़ी ज़्यादा अपनी एडवर्टीज़मेंट्स पे भी खर्च करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, इंडिया की टोटल आर्मी 14 मिलियन है और चाइना की टोटल आर्मी 21 मिलियन है। मैंने यहाँ पे गलती से जो रिज़र्व्स और आर्मी है उसे उल्टा कर दिया, टोटल आर्मी रिजर्व्स को। तो जो चाइना की टोटल आर्मी है वो है 21 मिलियन, जो मैंने इंडिया के नीचे लिख दिया। रिजर्व है 5,50,000 और इंडिया की टोटल आर्मी है 14 मिलियन और रिजर्व है 21 मिलियन। इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। तो आपको हमेशा दिखाया जाता है ना कि चाइना की आर्मी ज़्यादा, चाइना के पास 21 मिलियन आर्मी है, 21 मिलियन आर्मी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे टोटल में तो इंडिया की आर्मी टोटल होगी 35 लाख और पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, चाइना की 26.5 लाख, 26.5 मिलियन और चाइना की 26.5 मिलियन और इंडिया की 35 मिलियन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि मैंने दोनों की जो टोटल आर्मी रिजर्व थोड़ा दोनों को उल्टा कर दिया है, इंडिया का चाइना में, चाइना का इंडिया में। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि चाइना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। $239 बिलियन में अराउंड $10 बिलियन वो अपने जो है वो डिफेंस में खर्च करता है। इसलिए हमें लगता है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा वो है, वरना चाइना की आर्मी में कोई इतनी ज़्यादा ताकत है नहीं। अब हम बात करते हैं टोटल एयरक्राफ्ट की। अगर हम बात करें रैंक की तो चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल वो है एयरफोर्स और इंडिया चौथी जैसे टोटल रैंक है। तो चाइना के पास 1232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और इंडिया के पास, ये मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, 700 के अराउंड कुछ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से चाइना के पास 371 अटैक एयरक्राफ्ट और 172 इंडिया के पास अटैक एयरक्राफ्ट हैं। चाइना के पास जो मेन अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो है J-20 और इंडिया के पास है आज हाल ही में आया हुआ रफाल। अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की तो चाइना के पास 911 हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया के पास 722 हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन हम बात करें अटैक हेलीकॉप्टर्स की तो वो तो मतलब कुछ है ही नहीं। इंडिया के पास सिर्फ 23 और चाइना के पास उसे 10 गुना ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि हैं 231। तो मेरी एक ये भी है विश लिस्ट में, आप मान सकते हैं कि इंडिया अपना हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो फ्लीट है उसे बढ़ाए, क्योंकि जो एरिया है जहाँ पे चाइना और इंडिया की बॉर्डर मिलती है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है और हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ का एलिवेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ की। तो वहाँ पे फाइटर जेट इतने काम नहीं आएंगे जितना आपका हेलीकॉप्टर काम आएगा। तो हेलीकॉप्टर बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं लैंड आर्मी की। लैंड आर्मी में हम बात करेंगे पहले टैंक्स की। चाइना के पास 35,000 टैंक्स हैं और इंडिया के पास सिर्फ 4292। अब आप सोच रहे होंगे तो बड़े कम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो चाइना के जो ज़्यादा टैंक्स है वो बहुत काफ़ी पुराने हैं और इंडिया के जितने भी टैंक्स हैं मोस्ट ऑफ देम्स आर एडवांस T-90 भीष्म और अब्राहम टैंक्स। अब चाइना के पास इतने सारे टैंक है लेकिन वो तब भी कुछ किसी काम के नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो एरिया है जहाँ पे इंडिया चाइना का बॉर्डर मिलता है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है। तो वहाँ पे टैंक्स की कोई ज़रूरत, कोई काम आएगा ही नहीं। और एक और रीज़न है कि उसके पास इतने ज़्यादा टैंक्स होने के बावजूद भी वो टैंक्स से किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, यह चाइना का मैप। चाइना की जो बॉर्डर है मंगोलिया के साथ मिलती है, म्यांमार के साथ मिलती है, वियतनाम के साथ मिलती है, नॉर्थ कोरिया के साथ। तो ये तो इनका दोस्त है तो इसकी कोई कंसिड्रेशन वाली बात है नहीं। तो जितने भी आपने देश देखे ये सारे जो हैं चाइना के दुश्मन हैं और ये इतनी बड़ी सीमा के लिए आपको बहुत सारे टैंक्स चाहिए होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हमें 35,000 टैंक्स वो यहाँ पे एक टाइम पे ला देगा, क्योंकि अगर उसने एक टाइम पे सारे टैंक्स यहाँ पे ला दिए तो वो जो है ना उसका जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको वियतनाम भी संभालना है, उसको हांगकांग भी संभालना है, उसे ताइवान में तो उसके टैंक्स नहीं रख, उसे हांगकांग संभालना है, उसे वियतनाम संभालना है और उसे यहाँ पे जो शिंगजियांग प्रांत है वो भी संभालना है। तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एक टाइम पे सारे टैंक उतारना, क्योंकि उसे बहुत सारे टैंक चाहिए होंगे अपनी इतनी बड़ी सीमा को सुरक्षित करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं फील्ड आर्टिलरी की। देखिए इंडिया जो है वो काफ़ी स्मार्ट है।
इंडिया ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, फील्ड आर्टिलरी यानी तोप, जैसे कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं वहाँ पे तोपों की ज़रूरत होती है। चाइना के पास 3600 तोपें हैं और हमारे पास 4000 तोप आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी। तो इंडिया ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली हैं और चाइना ने इंडिया को एक पर्सपेक्टिव में ना रखते हुए चीज़ें नहीं ली। और एक रीज़न टैंक कम होने का हमें और कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टैंक की ज़्यादातर हिली एरिया में ज़रूरत पड़ती नहीं है, और जितने भी टैंक हैं, मोस्ट ऑफ द टैंक्स जो हमारे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे है, और मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान को भी हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है नहीं, तो उससे हमें डरने की ज़रूरत है भी नहीं। अब हम आगे बात करते हैं नेवी फ्लीट की। नेवी फ्लीट में देखिए मैंने ज़्यादा कोई वो नहीं किया है। नेवी फ्लीट में चाइना के पास 777 फ्लीट्स और इंडिया के पास 285 फ्लीट्स। आपको लग रहा होगा ये काफ़ी कम है, लेकिन हाँ ये कम है, लेकिन हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे वर्ल्ड मैप पे ये बताऊंगा क्यों। देखिए अगर हम कैटेगराइज करें, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कैटेगराइज कर दें या फिर सबमरीन्स में, ये दो मेन होते हैं ज़्यादातर, तो इंडिया के पास, चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इंडिया के पास 1 है। पर एडवांटेज इंडिया के पास ये है कि इंडिया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन कर चुका है, रिटायर कर चुका है, और चाइना अभी तक सिर्फ, चाइना ने पहली बार 2 उसके एयरक्राफ्ट बने हैं। तो इंडिया को एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने का विद कंपेयरिंग टू चाइना, और इंडिया ने वॉर्स भी लड़ी हैं, इंडिया की जो नेवी है उसने वॉर्स भी लड़ी, और चाइना ने एज सच कोई वॉर नहीं लगी, चाइनीज़ नेवी ने। तो इंडिया को एक वॉर एक्सपीरियंस है, और इंडिया को चाइना से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट कैरियर्स में, सबमरीन्स में, डिस्ट्रॉयर्स में। और सबमरीन्स की अगर हम बात करें तो चाइना के पास 674 सबमरीन्स हैं और इंडिया के पास केवल 16 सबमरीन्स, जिसमें से आधी तो बहुत पुरानी है। तो इंडिया को एक कंसर्न पॉइंट हो सकता है कि इंडिया को अपनी सबमरीन्स बढ़ानी चाहिए, और जल्द से जल्द सबमरीन की फ्लीट को भी बड़ा करना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर बन सके। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें हमें नेवी की कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमें नेवी की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में आप ये देखें कि ये है हमारा वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में ये जो जगह, ये ताइवान, वियतनाम, चाइना, ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का 30% इम्पोर्ट होता है यहाँ पे। तो चाइना के लिए बहुत ही सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात, यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे 11 बिलियन ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि चाइना चाहता है ताकि उसे अपने तेल की डिमांड के लिए ओपेक कंट्रीज़ पर निर्भर ना रहना पड़े। अब इसकी वजह क्या है कि चाइना इतनी ज़्यादा डिमांड वो कर रहा है। तो देखिए चाइना का क्या है, चाइना को जो तेल है अपना वो ओपेक कंट्री से मंगाना पड़ता है, और उसे जो अपना तेल है वो लाना पड़ता है यहाँ से, उसे लाना पड़ेगा यहाँ से। 3 रास्ते हैं वैसे इसके मेन, 3 रास्तों से अपना वो तेल लाते हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबा रास्ता है। तो वो चाहता है अगर उसे यहाँ पे तेल मिल जाए, उसे यहाँ कंट्रोल मिल जाए, तो उसे तेल के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वो तेल एक्सपोर्टर भी बन सकता है। तो उसे अपने तेल की निर्भरता को कम करने के लिए साउथ चाइना सी की ज़रूरत है। उसे अपने तेल की निर्भरता कम करने के लिए साउथ चाइना सी की ज़रूरत है, और साउथ चाइना सी में इसकी मोस्ट ऑफ द आर्मी डिप्लॉयड है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी देश हैं आप देख रहे हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब पड़े हैं साउथ चाइना सी के ऑयल रिजर्व्स के पीछे। तो अगर चाइना और इंडियन जो नेवी है वो रहती है सिर्फ यहाँ पे अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल टू इंडियन ओशन, ये जो एरिया है यहाँ पर इंडिया को टक्कर देने के लिए और कोई देश है ही नहीं। यहाँ पे मतलब हिंद महासागर में हिंदुस्तान से बड़ा कोई देश नहीं है। तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमारी आर्मी को कहीं नहीं जाना। अगर उन्हें हमारी नेवी और चाइनीज़ नेवी की लड़ाई होगी तो चाइनीज़ नेवी को हम तक आना पड़ेगा, हमें चाइनीज़ नेवी तक नहीं जाना। और अगर वो यहाँ पे आएंगे
तो बहुत बुरी तरह से पिटा के जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो यहाँ से आएंगे, उनका जो शिप्स भी हैं जैसे वो पेट्रोल से चलती है तो उनका पेट्रोल भी कम होगा, उनके पास एम्यूनिशंस भी कम होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा नेवी का वॉर करना। इसलिए शायद चाइना और इंडिया का जब भी वॉर हो तो उसमें नेवी का वॉर कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ये होगा ही नहीं वो मोस्ट प्रोबेबली। इसलिए हम ज़्यादा मतलब वो करेंगे नहीं, और इसलिए मैंने नेवी पे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ घुसा दिए हैं, साउथ चाइना सी, मैंने आपको बताया वहाँ घुसा दिए हैं। ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पर अमेरिका ने अपने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो घुसा दिए हैं, और चाइना ये बात जानता है कि अगर उसने साउथ चाइना सी अब छोड़ी तो फिर वो साउथ चाइना सी पे कभी कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, इसलिए अब वो साउथ चाइना सी छोड़ भी नहीं सकता और ना ही इंडियन ओशन में घुस सकता है। और एक और रीज़न है, मैंने अब सी पैक की बात करी, जैसे कि मैंने सी पैक की बात करी आपसे जब हम बात कर रहे थे लेमोआ की, जब मैंने बात करी तो सी पैक की हमने बात करी, तो सी पैक जो है वो चाइना से पीओके से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान में, तो यहाँ से ये देखिए, ये है पाकिस्तान की सी पैक जा रही है, यहाँ से जाएगी सी पैक, थोड़ी इंडिया से निकल गई लेकिन ये यहाँ से जाएगी, जो दूसरी लाइन वो ठीक है, यहाँ से वो वहाँ पे ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया उसने, ग्वादर पोर्ट को उसने लीज पे ले लिया है। अगर वो और अभी ये काम चल रहा है तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर ये ग्वादर पोर्ट नहीं बनाता है और इंडिया चाइना की जंग छिड़ जाती है तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ पर इंडियन ओशन, अगर इसे इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है सामान तो इसे इंडियन ओशन से गुजरना पड़ेगा, और अगर जंग छिड़ गई तो ये इंडियन ओशन में घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पे पहरा देगी, पेट्रोलिंग करेगी। तो इससे ओवरऑल अगर बात करते हैं ना, युद्ध की बात करें, अगर हम फुल फ्लैश्ड वॉर की बात करें सीधा सीधा, तो इससे चाइना को इतना नुकसान होगा जितना हमें नहीं होगा, चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा, हमें कोई मेजर नुकसान, इतना बुरा नुकसान नहीं होगा। वॉर की बात करेंगे, होपफुली कोई वॉर ना हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय चाइना के। तो यही सब मुझे बताना था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए